लगभग 2000 साल पहले दिमाग में आया लोगों के। एक बेसिक आइडिया की बात मैं बोल रहा हूँ, नॉट द एग्जैक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, rather the notion of limit came into existence around 2000 years ago in the era of Archimedes and Euclid के बाद Archimedes के टाइम में, and there was a mathematician Zeno, Greek mathematician था, Zeno's paradox। तो Zeno ने मतलब कि फर्स्ट टाइम लोगों को परेशान करना शुरू किया इस आइडिया को लेकर के। जैसे कि वो गांव से एकदम बिल्कुल रॉ मैथमेटिशियन था, उसका कोई एजुकेशन नहीं था, बिल्कुल विलेज से निकल करके और शहर में आ गया और लोगों से बातें करता था। उसमें ग्रीक में बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि द फिलोसोफर्स एंड मैथमेटिशियंस एंड थियोलॉजिस्ट जो रिलीजन पर डिस्कशन करते थे सभी एक साथ इकट्ठा होते थे। एक जैसे आजकल होता है ना, ऑडिटोरियम है या कोई गैदरिंग प्लेस है, कैफे हाउस है, वहां पर वो इकट्ठा होते थे और वहां पर वो डिस्कोर्स करते थे, बातें करते थे एक दूसरे से, अपने अपने आइडिया देते थे, लोग उसके आर्ग्यूमेंट्स करते थे। तो उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में किसी एक गैदरिंग में वो बंदा गया और जा करके ये सारे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे थे, तो उसमें उसने भी अपनी एक बात छोड़ दी। उसने बोला तुम लोग जो बोल रहे हो ना सब बकवास है, लाइक पीपल वेर थिंकिंग अबाउट मोमेंट, इंस्टेंट, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब बातें हो रही थी। तो उस पे उसने टाइम पर लोगों को फोड़ना शुरू किया। लोगों ने बोला कि टाइम मतलब घंटा, मिनट, सेकंड, है ना, एक सेकंड। तो बोला एक सेकंड से छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है। तो लोग जो है बोलते थे इससे छोटा कोई टाइम नहीं होता, एक सेकंड मतलब एक सेकंड, एक सेकंड मतलब होगी एक सेकंड होगी, उससे छोटा कुछ नहीं होता। बोलता अच्छा। तो फिर उसने एक बात बोली, दो पैराडॉक्सेस दिए, दो क्वेश्चंस पूछे उसने। एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन तो बोला कि उसने एरो उठाया और अपना बो लेकर के शूट किया। तो बोला दिस एरो इज मूविंग और एट रेस्ट। तो लोगों ने बोला मूविंग, उसने बोला दिस इज एट रेस्ट। मूविंग एरो इज ऑलवेज एट रेस्ट। ये कैसे उसने पैराडॉक्स एक एक छोड़ दी बात। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा कोई भी बोलेगा तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे। तो सब बोले ये पागल है, ही इज गॉन। उसके बाद में फिर वो बोला आई कैन प्रूव इट, इट इज एट रेस्ट। बिकॉज वो एक सेकंड से छोटे टाइम की बात नहीं करते थे। तो उसने बोला कि एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद उसकी पोजीशन तो वही है जिसको तुम सेकंड बोल रहे हो। तो एक सेकंड तो तुम्हारे हिसाब से उससे उससे कम तो कुछ है नहीं। तो एक सेकंड इज अ स्मॉलेस्ट टाइम, देन एट द मोमेंट ऑफ 3 सेकंड and at the moment 4 seconds, since it is moving so fast that you cannot tell me the difference in the position of the arrow, so that means in 1 second it doesn't move, so its velocity becomes 0 per second, so it is at rest. तो उसने पहला myth break किया that second is the smallest unit of time. So this was major breakthrough. फिर वो कुछ भी यूनिट ऑफ टाइम बोलते थे ना तो उसको बोल देता था अच्छा इसी को मान लो एक सेकंड, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे उसकी पोजीशन सेम है, फिर से जीरो वेलोसिटी बोल देता था। तो लोग पागल बोले कि ये तो कुछ अजीब बात है, इसको हटा दिया। नॉर्मली गैदरिंग एंड क्राउड का एक टेंडेंसी होता है कि इफ समथिंग डजंट मैच विद माय थॉट प्रोसेस देन यू आर आउटकास्टेड। इसी तरह से उसने बोला जेनोस पैराडॉक्स, उसने बोला कि एक टॉर्टोइज है और एक एक्लिस है। एक्लिस इज द गॉड, ग्रीक गॉड, and his quality is that he runs faster than anything. So उसने बोला कि तुम्हारा जो Achilles है ना, तुम्हारा जो God, it cannot catch even a tortoise. एक कछुए को भी नहीं पकड़ सकता। अब ये बड़ा इरिटेटिंग स्टेटमेंट उसने दिया। जनता तो इस पे जो है खून खराबे पे उतर आए। तो उसने बोला आई कैन प्रूव इट। उसके बाद प्रूफ करने में उसने जो आइडिया दिया, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मान लो कि ये रोड है और इस रोड पर यहाँ पर जो है एक्लिस सांप भी है और टर्टोइज भी है, t इक्वल टू 0 पर। और उसके बाद बिकॉज देखो एक्लिस तो गॉड है तो भाई बहुत तेज दौड़ता है, और टर्टोइज तो तुम्हारे हिसाब से है कि वो सबसे स्लो मूविंग क्रिएचर है। तो टर्टोइज को थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे दो, उसको बोल दो कि भाई तू पहले थोड़ी देर चल ले,
तो एक्यूलिस ने टर्टोइज को बोला कि भाई तू थोड़ी देर चल ले। अब टर्टोइज यहाँ आ गया t=0 पर ही। अभी ये t=0 पे एक्यूलिस इधर है और टर्टोइज को एक्यूलिस ने थोड़ा हेड स्टार्ट दे दिया कि पहले तू मूव कर ले तब मैं तेरे को पकड़ूंगा। तो बोला अब एक्यूलिस टर्टोइज को कैच नहीं कर सकता। तो लोगों ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। बोलता है कितना भी तेज दौड़ता है नहीं कर सकता। तो बोलता है प्रूफ कर। तो बोलता है ऐसा है कि सपोज करो कि जब तक एक्यूलिस इस मिड पॉइंट पे आएगा, किसकी मिड पॉइंट पर, ए एंड टी के, तो तब तक टॉर्टोइज थोड़ा इधर निकल जाएगा, T1 पोजीशन पे चल जाएगा। अब बिफोर एक्यूलिस कैचेस द टॉर्टोइज इट हैज टू ऑक्यूपाई द मिड पॉइंट बिटवीन एक्यूलिस एंड टॉर्टोइज। सो जब वो यहां आएगा तब तक टॉर्टोइज थोड़ा और आगे निकल जाएगा। फिर ऐसे ही जब इस मिड पॉइंट पे आएगा तो टॉर्टोइज और आगे निकल जाएगा। बोला बिकॉज यूक्लिड ने बोला कि देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट विद इन 2 पॉइंट। ये यूक्लिड का पॉस्टुलेट है, इनिशियल पॉस्टुलेट, जो फर्स्ट 5 एक्सियम्स है यूक्लिड के। तो बिटवीन एनी 2 पॉइंट हाउसएवर क्लोज दे आर, देयर इज अ मिडिल पॉइंट, and in order to catch the tortoise first Achilles has to occupy the middle point, and between that middle point and another position of tortoise there is always a middle point. So this process will go on, and this is never going to end, and so it is not going to happen. तो ये दो जो पैराडॉक्सेस थे, जेनोस पैराडॉक्स बोलते हैं, these paradoxes they continued for 1000 years. 1000 साल तक लगभग इन पैराडॉक्सेस का सोल्यूशन रियल टाइम में नहीं मिला। बाय द टाइम जब न्यूटन आए उस समय थोड़ा थोड़ा मतलब इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट लेके इन्फिनाइट जीपी करके इसको अपने बेसिक में किया भी होगा। जैसे एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करी होगी कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग एंड अ फ्लाई इज फ्लाइंग बिटवीन दीज 2 ट्रेन्स, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कैच दैट बिफोर इट गेट्स स्मैश्ड। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अल्टीमेटली जीपी को इन्वॉल्व करती है। तो जीपी से जब इस टाइम टेकन टू रीच द मिड पॉइंट का सीक्वेंस बनाते हैं तो एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस आती है। तो कन्वर्ज करने वाली सीरीज का समेशन का कॉन्सेप्ट आया। वहां से पता चला कि इनफाइनाइट कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस जो है उनका समेशन फाइनाइट होता है, तो इसलिए वो फाइनाइट टाइम में कैच कर सकती है। तो पहले ये डेवलप हुआ अल्जेब्राइकली, और उसके लगभग 500-700 साल बाद जाके एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कॉशी। He had given a concept of limit even after development of calculus. कैलकुलस लगभग डेवलप हो गई थी, उसके बाद कॉशी ने दिया ये कॉन्सेप्ट, तब जाके कैलकुलस के जस्टिफिकेशंस मिले, तब जाके कैलकुलस प्रूव हुई, कैलकुलस के ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हुए। ऐसा नहीं कि जब हमारे न्यूटन और लिबनिज ने कैलकुलस का नोशन दे दिया तो कैलकुलस स्टैब्लिश हो गई। कैलकुलस पर फिर भी क्वेश्चन मार्क्स थे, वो जाकर के लिमिट के कॉन्सेप्ट के बाद रिजॉल्व हुए। तो बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट आया वही वेलोसिटी का। मतलब लिमिट क्या है मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इट इज ऑलवेज व्हेन अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी you know which are the ratio of the changes of 2 variables. Can you name few? Velocity, acceleration, बहुत यूजफुल क्वांटिटीज हैं डे टू डे लाइफ में। तो उसमें क्या होता है, हम वेलोसिटी में क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की बात करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन। तो ये रेशियो वेलोसिटी होता है। बट होता क्या है कि सपोज करो कि कोई पोजीशन x1 थी और टाइम क्या था t1, और पोजीशन x2 है और टाइम क्या हो गया t2। तो ये हो गया डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन और डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। बट जब आपसे कोई बोले कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जब आप स्कूटर अपना ड्राइव करते हो या बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग एक देता है आपको, वो रीडिंग हर सेकंड चेंज हो रही होती है। तो वो रीडिंग क्या है, वो क्या किसी इंटरवल की वेलोसिटी है या उस पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी, इंस्टेंट की वेलोसिटी। इंस्टेंट क्या होता है, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू
हाँ, when delta t approaches to 0 तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट. It is an interval whose length of interval is 0. So अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी. डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा या तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो बोल रहे हैं कि ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और उसी इंस्टेंस पे न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, क्योंकि भाई जब टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा तो पोजीशन भी 0 हो जाएगी. और टाइम इंटरवल 0 नहीं होगा, ये पहली बात आई. इट विल बी समथिंग हाउस एवर स्मॉल बट इट इज समथिंग टेंडिंग टू 0. तो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0 and then delta x is also tending to 0. And when numerator and denominator both are tending to 0, then it is called 0 by 0 form and name as indeterminate form. Indeterminate का मतलब है algebraically we are not in a position to predict about the nature of this quantity. So in that case the limit is to be taken. Limit का मतलब क्या है? Assuming that delta t is tending to 0 but not equal to 0, delta x is tending to 0 but not equal to 0. Since they are not 0, they are very very small, then you cancel some factor in the numerator and denominator which is making it 0 and then evaluating the limit, evaluating the expression कि उस function की या उस ratio की tendency क्या है. क्योंकि हमारे लिए वो tendency important है. velocity जानना important है. Although delta t is tending to 0, फिर भी उस पॉइंट पर वेलोसिटी है और सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसको हम लिमिटिंग बिहेवियर या लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में लेते हैं, फाइंड करते हैं. तो अब कैसे फाइंड करते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एप्लीकेशन तो आपको इसके बाद पूरा पता चल जाएगा कि पूरी कैलकुलस इसी पर बैंक्ड है. लिखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन. लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? तो एज आई वाज डिस्कसिंग a moment earlier that limit of a function fx when x approaches to a. fx एक फंक्शन है. किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. वेरिएबल क्या है? x है. x चेंज हो रहा है तो वो मान लो x किसी एक फिक्स्ड नंबर a की तरफ अप्रोच कर रहा है. if x is approaching to a, the limit of function fx is called as tendency of the value of function. टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx. तो आपसे कोई बोले व्हाट इज लिमिट, तो आप बोलेंगे इट इज टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू a. इट इज नॉट द वैल्यू, वैल्यू की टेंडेंसी. जैसे अगर आप यहां से घर जा रहे हो तो आपकी वैल्यू या आपकी पोजीशन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, लेकिन टेंडेंसी आपकी किधर है? टुवर्ड्स योर होम. So even if you are at the gate of your home, tendency is towards your home, your living room. तो tendency मतलब होता है जिधर इंडिकेट कर रही वैल्यू कि इधर इधर ग्रेजुअली उसी के पास जा रही, ऐसा. It is denoted as, it is defined as a number L towards which the value of function gets closer and closer. It is defined as a number L towards which the value of function gets closer and closer as x gets closer and closer to a. As x approaches to a मतलब x gets closer and closer to a. And denoted by, इसका नोटेशन होगा denoted as limit x approaches to a. तो x approaches to x arrow a लिखते हैं नीचे, लिमिट के जस्ट नीचे, of fx, ब्रैकेट मतलब ऑफ f of x. तो ये नोटेशन हो गया और ये मीनिंग हो गई. क्या? a number L towards which the value of function gets closer and closer as x becomes closer and closer to a.
बट x इज नॉट इक्वल टू a। मैंने बोला क्लोजर टू a, इसका मतलब नहीं कि x इक्वल टू a है। x a से या तो थोड़ा छोटा रहेगा या थोड़ा बड़ा रहेगा, बट a के इक्वल नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन और नोटेशन समझ में आ गया। अब इस बात को थोड़ा और इलैबोरेट करने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। For instance, we are going to evaluate limit of function x square minus 9 upon x minus 3 when x is tending towards 3. You know that x equal to 3 is not defined. At x equal to 3, this expression is not defined. कुछ वैसा ही जैसे जब डेल्टा t 0 हो जाता है तो velocity is not defined. तो at when delta t is exactly 0, then it is not defined. But when delta t is not 0, although very, very close to 0, then velocity has its value and it is significant and it is very important as well. कुछ उसी तरह से जैसे एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो डेल्टा t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन डेल्टा t इक्वल टू 0 के पास डेल्टा t 0.00000000001 है तो भी एक्सेलरेशन है, और वो सिग्निफिकेंट हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, बट है उसकी वैल्यू है, तो उसकी इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें वो करना पड़ रहा है। तो x इक्वल टू 3 पर तो ये डिफाइंड नहीं, लेकिन x टेंडिंग टू 3 पर क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि ऐसा करो कि आप एक टेबुलर प्रेजेंटेशन ड्रॉ करो फटाफट जल्दी से। ये टेबल में 2 रोज में ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड फर्स्ट रो में मैं x की वैल्यू दूंगा और सेकेंड रो में मैं फंक्शन की वैल्यूज ऑब्जर्व करूंगा। x की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, ध्यान से देखो। इफ x and fx are evaluated, you know that when x is 3, fx is not defined. अब आपको अच्छी तरह से पता है कि नंबर लाइन पर, बिकॉज x इज अ रियल नंबर, x नंबर लाइन पर वेरी कर रही होगी। नंबर लाइन पर सारी रियल नंबर्स हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 3 भी होगी। x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, ये 3 को लेफ्ट से अप्रोच कर सकता है या राइट से, क्योंकि नंबर लाइन 1 डायमेंशनल है। अगर 3 को x लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो x की कुछ पॉसिबल वैल्यू शायद ऐसी होगी लाइक 2.9 या 2.99 या 2.999 या 2.9999, ऐसा कुछ है ना। मैंने कुछ एक इंस्टेंसेस लिए, ऐसे इन्फिनिट इंस्टेंसेस हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने 9 लगा सकते हैं, देयर इज नो एंड, एज मेनी एज यू प्लीज। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफएक्स क्या होगा, तो देखो ये सारी वैल्यूज 3 नहीं है, इसलिए x माइनस 3 इनमें से किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है। तो x माइनस 3 0 नहीं है, तो अलजेब्रा या मैथमेटिक्स बोलती है कि अगर कोई फैक्टर नॉन जीरो है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सभी इंस्टेंसेस पर न्यूमरेटर में जो x माइनस 3 फैक्टर है वो डिनोमिनेटर के x माइनस 3 फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। 3 पर तो नहीं कर सकते, लेकिन when x is not equal to 3 तो कर सकते हैं। This is the first thing, that a non-zero factor, howsoever small, can be cancelled from the denominator and numerator are LHS and RHS. So the moment you cancel it, actually the value of function will be determined by x plus 3. And therefore, if I try to evaluate the corresponding value for these inputs, I'll get, bolo, 5.9, 5.99, 5.999, and 5.9999. What do you think? As x gets closer and closer to 3, what is going to happen to value of the function fx? It is going to attain 5.999999999 as long you can speak. तो कौन सी नंबर है जिसके क्लोज जा रही वैल्यू? 6. क्या 6 वैल्यू अटेन होगी? नो। बट ये 6 के इतना क्लोज जा सकती है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा क्लोज जा सकती है। जैसे अगर किसी ने इमेजिन किया कि 5 पॉइंट और इसके बाद 109,
109 इसके पहले 109 है तो मैं बोलूंगा 109 क्यों, 119 भी हो सकता है। तो जो आप इमेजिन कर लोगे उससे एक 9 बढ़ा दूंगा मैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी वैल्यू अटेन करेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन किस वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है वो डेफिनेट है, दैट इज 6। तो किधर से अप्रोच कर रहे थे, लेफ्ट से, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड टेंडेंसी ऑफ वैल्यू, इसी को LHL बोलते हैं, विल बी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट क्या है, टेंडेंसी ऑफ वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड टेंडेंसी ऑफ वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट। Similarly, what will happen if x approaches towards a from right side? So let's take certain instances like x की वैल्यू अगर 3.1 है तो आंसर क्या आएगा 6.1। अगर 3.01 है तो आंसर क्या आएगा 3.001 है तो आंसर आएगा 6.001। यहां भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 से जितना 3 के क्लोज आएगी राइट साइड से, फंक्शन की वैल्यू भी 6 के उतना क्लोज आएगी। तो चाहे हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, फंक्शन की वैल्यू की जो टेंडेंसी है वो गोइंग टुवर्ड्स 6। तो RHL राइट हैंड टेंडेंसी या राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 6। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देख लो क्या है, ज्योमेट्रिकली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकली सिग्निफाई कर रहा है कि एक्चुअली ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है। x² - 9 अपॉन x - 3 एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के x = 3 पर ये डिफाइंड नहीं है, और 3 के अलावा x - 3 फैक्टर कैंसिल करने पर ये y = x + 3 लाइन है। y = x + 3 लाइन होती है, इसमें कोई डाउट है किसी को। तो ये y = x + 3 लाइन है, मान लो ऐसी लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर क्या ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन। x² - 3 अपॉन x² + 3 ये कंप्लीट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट वन पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट 3,6। तो ये एक पॉइंट है जो मिसिंग है, ये यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होना चाहिए इस लाइन पर। तो वहां पर लाइन पे एक पंक्चर कर दो, एक डॉट हटा दो लाइन की, ये ऐसे मान लो, ऐसे एक पॉइंट पर मिसिंग है सिर्फ। तो ये पूरा लाइन है, सिर्फ वो डॉट मिसिंग है। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये कौन सा डॉट है, 3,6 मिसिंग है, 3,6। ये y = 6 लाइन है, तो ये 3.3,6 है। इसका मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं जब हम x की वैल्यू को, ये कौन सा पॉइंट है इधर x एक्सिस पे 3। जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू लोअर साइड से किधर जा रही है 6 की तरफ जा रही है, इसी नंबर 6 को अप्रोच कर रही है ऐसे। और जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से आते हैं, इसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करते हुए 6 को जा रही है। राइट से आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करते हुए 6 को आ रही है। ये ज्योमेट्रिकली दिख रहा है। मतलब है कि फंक्शन के उस पॉइंट को डिलीट कर दो तो पूरी लाइन दो टुकड़े में बढ़ जाती है। लेफ्ट वाले टुकड़े पे चलो तो भी आप 6 की तरफ जा 3,6 को जा रहे हो, राइट वाले टुकड़े से आओ तो भी आप राइट वाले सेगमेंट से आओ तो भी 3,6 को। तो दोनों ब्रांचेस फंक्शन की एक ही डॉट, एक ही पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, इसी को बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो क्या है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit become equal and real and finite, then limit x approaches to 3f(x) said to exist, और वही नंबर लिमिट हो जाएगी L।
तो इसी एल को हम लिमिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो क्या करना होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट इवेलुएट करने के लिए हमें कुछ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। दो बातें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक कि लेफ्ट से अप्रोच का कॉन्सेप्ट और राइट से अप्रोच का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट से अप्रोच करते समय टेंडेंसी निकालने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पर, राइट से अप्रोच करते समय क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैसे वर्कआउट करेंगे। तो आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए। ये स्लाइड अगर आप नोट कर चुके हैं बेटा तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है। उसके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसी में लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए में ही। पहला पॉइंट, डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर ए ऑन द रियल नंबर लाइन, एन इंटरवल, ये लिखा हुआ है यहां देखो, डेल्टा नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए हेडिंग होगी, डेल्टा नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। तो अगर ए रियल नंबर है तो वो अपनी नंबर लाइन पर लाई करेगी। अगर मैं नंबर लाइन पर एक रियल नंबर ए मार्क करता हूं और उस रियल नंबर ए के अबाउट डेल्टा डिस्टेंस पर एक इंटरवल लेता हूं, मतलब वी आर कलेक्टिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा. So this length of interval or this interval is called delta neighborhood of A. डेल्टा स्टैंड्स फॉर लेंथ कि कहां तक लेना है आपको, और ए जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं आप, इसको डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए बोलते थे। ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड एंड यूजुअली इट इज केप्ट ओपन, ए माइनस डेल्टा ओपन टू ए प्लस डेल्टा ओपन, बट यू मे क्लोज इट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एंड समटाइम्स हम ऐसा लिखते हैं, मतलब दो चीजें मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा से ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, और मैं बोलता हूं x बिलोंग टू दिस, इसका मतलब है कि x लाइज इन, क्या लिखेंगे, डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। और अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा एक्सेप्ट a, मतलब उसमें से a हटा दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं x लाइज इन डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, इसको डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a बोलते हैं। मतलब अगर उस पॉइंट a को इंक्लूड करके रखो तो डेल्टा नेबरहुड है, अगर a को हटा दो तो डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। तो लिमिट वाले कॉन्सेप्ट पर a डिलीटेड लेके हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू इक्वल टू a नहीं कर रहे हैं, x को a की तरफ सिर्फ अप्रोच करा रहे हैं। तो डेल्टा नेबरहुड समझ में आ गया, जहां कहीं मैं बोलूंगा कि डेल्टा नेबरहुड तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। Shall we go ahead? तो हमने बोला एवरी रियल नंबर a बिलोंगिंग टू R डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इनटू टू इंटरवल्स। If x is a minus delta to a, then it is called left delta neighborhood of a. And if x is a to a plus delta, then it is called right delta neighborhood of a. And if x belongs to a minus delta to a plus delta, then it is called delta neighborhood of a. तो जो पूरा डेल्टा नेबरहुड मैंने आपको समझाया उसमें दो पार्ट कर दिया, ए के लेफ्ट वाला क्या बोला जाता है, लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड, ए के राइट वाला क्या बोला जाएगा, राइट डेल्टा नेबरहुड, और अगर दोनों ले लेंगे तो कंप्लीट डेल्टा नेबरहुड। दूसरी बात, अगर एक्स लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है ए की तरफ तो कौन से नेबरहुड में होगा, लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड में होगा। अगर राइट से अप्रोच कर रहा है तो राइट। तो अब लिखेंगे मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए। इफ एक्स अप्रोचेस टू ए, तो दो तरह की अप्रोच होगी,
अगर x लेफ्ट साइड से अप्रोच करा तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच। लेफ्ट हैंड अप्रोच का मतलब है कि x लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड में होगा और उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। a नेगेटिव मतलब नंबर में नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है, पॉजिटिव राइट साइड होता है। तो a नेगेटिव मतलब लेफ्ट से a की तरफ, a को अप्रोच कर रहे हैं बट a के लेफ्ट में है। और ऐसे केस में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, a से थोड़ा कम होगा ना, तो a माइनस h लिखेंगे, a माइनस h। तो इन दैट केस वी विल रिप्लेस x एज a माइनस h। ऐसे ही राइट हैंड अप्रोच का मतलब क्या है, राइट हैंड अप्रोच का मतलब है कि x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो उसको x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, टेंडिंग मतलब एरो, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव बोलते हैं। और ऐसे केस में x को क्या प्लस पुट करेंगे, a प्लस h पुट करेंगे। अच्छा, ये आपने बिना बताए हुए बोल दिया कि इसमें a माइनस h पुट करेंगे, इसमें a प्लस h पुट करेंगे। ये इस वजह से क्योंकि ये तब होगा a माइनस h a प्लस h जब h जो है हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। क्योंकि अगर h नेगेटिव है तो a माइनस h राइट में चला जाएगा और a प्लस h। तो यहाँ पर h पूरी कैलकुलस में, इंटायर कैलकुलस में, whenever I will mention h, h is having three properties. H is always positive, h is always tending to zero, known as infinitesimal. Infinitesimal is a quantity which is smaller than the smallest you can imagine. तो जो भी आप सोच लोगे छोटा से छोटा, उससे भी छोटा है h, ऐसा मान लो आप। and h is never equal to zero. तो ये रहा जी नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर ये a है। अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो x की जगह a माइनस h, x यहाँ है और रुका नहीं हुआ है, h बिकॉज कंटिन्यूसली डिमिनिश करता जाएगा, तो ये पॉइंट इधर मूव करता जाएगा a की तरफ। ऐसे ही a प्लस h अगर होगा तो राइट साइड में होगा, और h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये पॉइंट भी लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। तो इसको एनिमेट करके रखो कि दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड बोथ आर टेंडिंग टू a। a मिडिल वाला ये पॉइंट है जो येलो कलर से दिख रहा है आपको। इन सारे इंस्टांसेस में h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज नॉट इक्वल टू जीरो, h इज ग्रेटर देन जीरो। इसी तीनों प्रॉपर्टीज से जो डिफाइन हो रहा है उसको बोलते हैं कि h इज अ पॉजिटिव इनफिनिटेसिमल। इनफिनिटेसिमल क्या है वो भी डिफाइन कर लो। इनफिनिटेसिमल इज जस्ट लाइक इन्फिनिटी। आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे होगा, ये तो इनफिनिटेसिमल इन्फिनिटी जैसा क्यों है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इन्फिनिटी जैसी है। अ क्वांटिटी सर फिजिक्स में कराया है इनफाइनाइट में। a quantity tending towards zero, that is smaller than smallest you can think of, one can think of। मतलब इसको आप लिख नहीं सकते हो जी। अगर कहीं लिखते हो ऐसा 0.000000000000000013 बहुत छोटी नंबर है, तो आप ये 0 और 1 के बीच में अभी आपके पास स्कोप है मिलियंस ऑफ जीरो प्लेस करने का, और जितने जीरो आप लगा देंगे उससे एक ज्यादा जीरो प्लेस करने का स्कोप हमेशा बना रहेगा। तो ये जीरो भी नहीं है क्योंकि लास्ट में मैंने 1 या 3 लिख दिया, ठीक है। और ये कितनी छोटी हो सकती है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी छोटी हम कर लेंगे जीरो प्लेस करके। ये हो गया इन्फिनिटेसिमल का नोशन। अब लिमिट इवेलुएट कैसे करते हैं, अब लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। अप्रोच मीनिंग एक्स अप्रोचेस टू ए, समझ में आ गया ना। एच हाँ, लिमिट का यूज करके लिमिट को इन्फिनाइट कर रहे हैं मतलब, हाँ नहीं मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम। जीरो करेक्ट।
मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आप x को, ये दोनों एक ही बात है, x अप्रोचेस टू a इज सेम एज h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जब आप x को a माइनस h या a प्लस h करते हो तो a तो फिक्स नंबर है, तो जब तक h 0 को नहीं अप्रोच करेगी x a को नहीं अप्रोच करेगा, तो x टेंडिंग टू a इज सेम एज h टेंडिंग टू 0। बस इतनी सी बात मैं बोल रहा हूँ, और दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही बात है। h टेंडिंग टू 0 इज मेकिंग x पॉसिबली अप्रोचिंग टू a, दैट्स इट, इतना। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हेडिंग देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो यहां तक सारा समझ में आ गया? तो अब लिखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसका नोटेशन तो आप जान ही गए हो, लिमिट x approaches to a of fx said to exist if and only if L H L, जिसको हम f a नेगेटिव भी बोलते हैं, जिसको इवेल्युएट करते समय हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स भी बोलते हैं। बट जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम x की जगह क्या डाल देंगे, x की जगह क्या डाल देंगे, a माइनस एच, a माइनस एच डाल देंगे, और h को क्या कर लेंगे, टेंडिंग टू 0। अब देखो x अप्रोचेस टू a करके भी लिमिट निकाली जा सकती है, बट h टेंडिंग टू 0 करके क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन वेरिएबल को 0 डाल के करना आसान होता है, रादर देन वेरिएबल की वैल्यू 0.1 0.2 या 3 या 5 या 7 डाल के करो, या 13 या √3 डाल के करो। तो 0 इज दी ओनली नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको पुट करके किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना सबसे आसान है, इसलिए h टेंडिंग टू 0 कर दिया। अब क्या होगा, जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये नंबर एक नंबर, फिक्स नंबर की तरफ इंडिकेट करेगी, और वही फिक्स नंबर को क्या बोल रहे हैं, L1, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जिस नंबर की तरफ ये टेंडेंसी जाएगी उसको L1 बोलेंगे। LHL मतलब क्या आ गया, मान लो LHL आ गया L1, और मान लो ये नंबर रियल एंड फाइनाइट है। अब हम निकालेंगे RHL। RHL के लिए क्या करेंगे, RHL के लिए करेंगे, इसको बोलते हैं f ऑफ a पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब राइट, नेगेटिव मतलब लेफ्ट। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx। और आपने सीखा कि a पॉजिटिव का मतलब क्या है, a नेगेटिव में जब x a माइनस एच था तो a पॉजिटिव में x क्या है, a प्लस एच, तो x को रिप्लेस कर दो a प्लस एच से। अब आप मुझे बताओ कि अगर x की जगह a प्लस एच डाल दिया और x को a अप्रोच कराना है तो h को 0 अप्रोच कराना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, h टेंडिंग टू 0। अब ये कोई एक नंबर आएगी, उस नंबर को हम मान रहे हैं L2, और ये नंबर रियल एंड फाइनाइट है। अगर तो ये दोनों नंबर्स L1 एंड L2 रियल एंड फाइनाइट है, तो इफ L1 is equal to L2, that is LHL is equal to RHL, then limit x approaches to a fx set to exist and equal to L. Where L क्या है, where L is same as L1 and L2, मतलब वही L1 L2 की जो वैल्यू है उसी को हम L नेम दे रहे हैं। ठीक है जी। जैसे पिछला वाला एग्जांपल लिया था, तो हमने जब लेफ्ट से अप्रोच कराया तो भी वैल्यू क्या आई थी 6, और राइट से अप्रोच कराया तो भी वैल्यू क्या आई थी 6, तो इसलिए हमने बोला कि लिमिट अप्रोच करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो 6 है क्योंकि 6 रियल एंड फाइनाइट नंबर है। तो क्लियर है, क्वेश्चंस पे चले हम।
तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू RHL हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। कभी कभी FA प्लस को FA प्लस H भी लिख देते हैं, और FA माइनस को FA प्लस माइनस FA माइनस H भी लिख देते हैं। इस पूरी कहानी में H पॉजिटिव है, H नॉन जीरो है, H टेंडिंग टू जीरो है। तो ये नोटेशंस भी कहीं आ जाए ना तो घबराना नहीं आप, जैसे कहीं पर FA प्लस लिख रहे हैं या कहीं पर F ऑफ A प्लस जीरो भी लिख देते हैं, तो मीनिंग सेम है, ठीक है। और FA माइनस कहीं लिखा हुआ है, किसी को कहीं पर FA माइनस जीरो भी लिख देते हैं, तो मीनिंग सेम है। नोटेशन है, कुछ लोग अपना अपना नोटेशन फॉलो करते हैं। तो कैसे इवेलुएट करने के, ये तो समझ में आ ही गया कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेज fx है, रिप्लेस x बाई a माइनस h, LHL निकालो, रिप्लेस x बाई a प्लस h, RHL निकालो, फिर LHL RHL को दोनों को कंपेयर करो। लेकिन ध्यान रखना h को जीरो की तरफ अप्रोच कराना है, h को जीरो पुट नहीं करना है, h को जीरो नहीं पुट करना है, h को जीरो की तरफ अप्रोच कराना है। 90% केसेस में आप क्या करेंगे, h को जीरो पुट करने लगेंगे, और 90% केसेस में ऐसे गलती भी नहीं होगी, बट 10% ऐसे केसेस होंगे जिसमें जैसे h को जीरो पुट किया आप उड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो h को जीरो की तरफ अप्रोच कराना है। लिमिट x अप्रोचेस a प्लस fx, L2 आ गया, दोनों टेंडेंसीज मिल गई, इक्वल है, रियल फाइनाइट है, तो आंसर आ गया। जैसे इसका लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 मॉड x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस x। तो आप मेरे साथ साथ वर्कआउट करो LHL। LHL करते समय आप क्या लिखेंगे बोलो, LHL इज इक्वल टू लिमिट x approaches 5 negative and mod of x minus 5 upon 5 minus x। बिना h में लिए हुए भी आंसर आ सकता है, लेकिन अभी आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो जैसे सब्जेक्टिव आंसर लिखा जाता है। यहाँ नंबर लाइन ऐसे लगा लो, यहाँ 5 है बेटा, देखो तो 5 माइनस h मतलब इधर से जा रहे हैं ना, तो लिमिट x की जगह क्या डालेंगे, 5 माइनस h डालेंगे पूरे एक्सप्रेशन में। तो ऑब्वियसली h टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि x इक्वल टू 5 माइनस h ले रहा हूं मैं। अब देखो तो न्यूमरेटर में 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में भी 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो ये एक्सप्रेशन क्या नजर आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, बोलो मॉड ऑफ माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h, h पॉजिटिव है बेटा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, h इज नॉट इक्वल टू जीरो, h इज ग्रेटर देन जीरो एंड h इज टेंडिंग टू जीरो। और नीचे क्या आ रहा है बोलो, प्लस h। माइनस h का मॉड क्या होगा, नेगेटिव नंबर का मॉड माइनस ऑफ माइनस h है ना, माइनस ऑफ माइनस h करके प्लस h ही हो जाएगा। और ये h याद आया, मॉड y इज इक्वल टू नेगेटिव y इफ y इज नेगेटिव लेस देन जीरो। तो ये आ गया, लिमिट क्या है, 1 आ गई, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 आ गया। अब h को कैंसिल क्यों किया, क्योंकि h इज टेंडिंग टू जीरो बट h इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये 1 आ गई, LHL 1 आ गई। व्हाट इज RHL, हाँ जी RHL करते समय आप करेंगे F5 पॉजिटिव, तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, सीधे मैं लिख दे रहा हूं 5 प्लस h माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 प्लस h। एंड नेक्स्ट स्टेप में इट इज लिमिट ये कैंसिल और ये कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर में क्या रहा है, मॉड h इज h, और नीचे क्या रहा है माइनस h, तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट आ गई -1। तो what is the finding is that LHL which is equal to 1 is not equal to -1, that is RHL. So limit does not exist, and whenever limit does not exist, there will be a jump in the value of function. फंक्शन की वैल्यू में एक सडन जंप होगा अक्रॉस द पॉइंट x इक्वल टू a, लिख दो
and therefore there exists a jump in the value of function across the point x equal to a, x equal to a पॉइंट के अक्रॉस फंक्शन की वैल्यू में जंप होगा. कितना जंप है? And that jump is calculated as difference between RHL and LHL. उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू -1 पे थी और जस्ट राइट में वैल्यू +1 पे चली गई या +1 से -1 चली गई, तो 2 यूनिट का जंप हो गया. तो इट इज -1 - 1, दैट इज 2, या 1 - -1 इज +2, क्या जैसे बोलो, 2 यूनिट का जंप आ जाएगा. और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो यहाँ पर 2 चीजें आ रही, देखो ये एक्चुअली ध्यान से देखो, ये सिग्नम का ग्राफ नहीं है, ये नेगेटिव ऑफ सिग्नम 5 - x है. सिग्नम फंक्शन भूल गए होंगे आप, mod x upon x Yes, sir. when x is not equal to 0, and x equal to 0 पर वो 0 हो जाता है. बट ये सिग्नम फंक्शन तब हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन जैसा है 5 को छोड़ के, x equal to 5 पर सिग्नम x - 5 है, अदरवाइज ये नहीं डिफाइंड है. तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ भी करो तो ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ पे आपको दिखेगा जंप. जरा इसका ग्राफ बनाओ सब लोग, तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो. x equal to 5 मान लो, ये 5 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन 5 के राइट में वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है. और 5 पर वैल्यू नहीं डिफाइंड है, लेकिन 5 के लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. तो ग्राफ ऐसा होगा, 5, -1 से कांस्टेंट इधर ऐसे जाएगा और यहां पर कांस्टेंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा. तो जब आप इस पॉइंट इस कर्व के ऊपर में ऐसे डॉट बाय डॉट मूव करोगे ना, जब मैं अगर बोलूं कि आप इस कर्व पर ऐसे ट्रेवल करो, तो इस कर्व पे ट्रेवल करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेंगे, करते 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 यहाँ आएंगे. इसके बाद सडनली आपको ड्रॉप डाउन करके और यहाँ जाना पड़ेगा. तो यही क्या है? ये जंप है, जंप या ड्रॉप जो भी बोल दो. अगर RHL बड़ी है तो जंप हो जाएगा, RHL छोटी है तो ड्रॉप हो जाएगा. दोनों को जंप बोलते हैं. Can we go to the next question? सिंपल है ना? एक छोटा सा पॉइंट लिख दो पहले, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस कि लिमिट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का ज्योमेट्रिक रिपरकशन क्या है. लिमिट ऑफ द फंक्शन fx x approaches to a exist, मतलब LHL equal to RHL, both are equal to L, which is real and finite number. That means there is no jump across the value of across that point in the value of function. क्या मैं बोल रहा हूं? ऐसे समझो, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, मैं 2 ग्राफ दिखाऊंगा, उन्हीं दोनों ग्राफ से सारा क्लियर हो जाएगा. ये x equal to a पॉइंट है, a पॉइंट पर फंक्शन की कुछ वैल्यू, मान लो ये पॉइंट है a, L. कौन सा पॉइंट है ये? a, L. L क्या है? L फंक्शन की लिमिट है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो. ये y एक्सिस पर L पॉइंट होगा ऐसा कहीं, और x पर a है. इसका मतलब है कि लेफ्ट से भी हमारा फंक्शन का ग्राफ इसी नंबर की तरफ कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, ऐसे है ना?
अगर लेफ्ट लिमिट एल है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे इसी ए कॉमा एल की तरफ जा रहा होगा, तभी ना वैल्यू ऐसे इंक्रीज करते हुए एल हो रही होगी लोअर साइड से एज पर द ग्राफ, और राइट से भी ग्राफ इसी पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब तो यही हुआ। तो राइट से भी वैल्यू इसी एल की तरफ आ रही है, ये राइट वाली वैल्यूज हैं और ये लेफ्ट वाली वैल्यू है, दोनों वैल्यूज किस नंबर की तरफ जा रही है? एल की तरफ। एल ये वाली पॉइंट है ये। कब? जब एक्स की वैल्यू किधर जा रही है? ए की तरफ। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी कर्व पर एक पॉइंट डिलीट कर देते हो, जैसे ऐसा कोई कर्व है और इसके ऊपर में आपने एक पॉइंट पर पंक्चर कर दिया, तो क्या हुआ? वो कर्व दो टुकड़ों में बट गया। बोलो हाँ या ना? दो टुकड़े में जो बटा ना, तो उसमें ये वाले टुकड़े को, लेफ्ट वाले टुकड़े को हम बोलते हैं क्या? लेफ्ट हैंड ब्रांच। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड ब्रांच। जब ये समझ जाओगे बेटा तो आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो ये LHB है, एब्रीविएट करके लिख रहा हूं मैं, LHB। और ये वाला टुकड़ा क्या है? राइट हैंड ब्रांच, RHB। और ये दोनों टुकड़े जिस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वही पॉइंट लिमिट है, वही पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वही क्या है? वही लिमिट है फंक्शन की। तो ये पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि यहां पर डॉट हो सकता है कि डॉट मिसिंग हो, बट इतना तो हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो LHB और RHB एक दूसरे से जस्ट डिसकनेक्टेड होगी बाई अ पॉइंट। दोनों एक ही तरफ इंडिकेट कर रही होगी, एक ही डॉट की तरफ जुड़ी, एक ही डॉट से कनेक्ट हो रही होगी, लेकिन वो कनेक्शन पॉइंट हो सकता है कि मिसिंग हो। तो क्या आप लेफ्ट से राइट जाते समय आपको जंप करना पड़ेगा? लेफ्ट ब्रांच से राइट ब्रांच पर जाते समय डू यू नीड टू जंप द वैल्यू? y कोऑर्डिनेट में कोई जंप दिख रहा है? नो। तो नो जंप इन द वैल्यू। नो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है नो जंप इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अक्रॉस द पॉइंट x इक्वल टू a। अक्रॉस मतलब a के लेफ्ट से a के राइट जाते समय। Although the graph of function may be broken, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉट हो, अगर डॉट है और लिमिट है, डॉट मतलब वैल्यू हो, ये वैल्यू हो जाए AFA, वो डॉट भी वही है और लिमिट भी वही है और राइट लिमिट भी वही है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, कनेक्टेड। मतलब LHL इज इक्वल टू L इज इक्वल टू RHL, और यही L जो है वही क्या हो जाए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट A। तो तीन बातों को समझो, लेफ्ट ब्रांच अलग है, राइट ब्रांच अलग है और डॉट अलग है। उस डॉट को आपने हटा दिया मान लो, ठीक है। व्हाट इज LHL? LHL एक तरह से समझो तो लेफ्ट ब्रांच का राइट मोस्ट टर्मिनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। जो लेफ्ट वाली ब्रांच है उस ब्रांच के राइट मोस्ट टर्मिनल का y कोऑर्डिनेट LHL है, समझने के लिए। मतलब अगर इसको वायर समझो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वायर कटा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एंड में कहां तक जा सकता है? तो जो इलेक्ट्रॉन का y कोऑर्डिनेट होगा फाइनल, अब इलेक्ट्रॉन मूव करके एयर में तो नहीं जंप करेगा ना, रहेगा तो उसी वायर के ऊपर में, तो राइट मोस्ट पॉइंट पर जहां जाएगा ना वो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, क्योंकि लिमिट हो गई, उसके आगे वो नहीं जा सकता। और ऐसे राइट ब्रांच पर अगर इलेक्ट्रॉन को आप ट्रेवल कराओ तो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? RHL। और इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट पर ही बिठा दो, वो हो गया FA वैल्यू। और ये तीनों अलग नंबर्स हैं, अगर ये तीनों नंबर कोइंसाइड कर जाती है तो बोलते हैं कि लेफ्ट ब्रांच भी वैल्यू से कनेक्ट हो गई, राइट ब्रांच भी डॉट से कनेक्ट हो गई और फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया।
लेकिन अगर ये डॉट मिसिंग है, अगर ये टूटा हुआ है तार, तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकनेक्टेड होगा, ब्रोकन होगा, लेकिन उसमें डिसलोकेशन नहीं होगा। देयर इज नो डिसलोकेशन बट ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज पॉइंट होगा एक। तो इसीलिए मैंने बोला कि ग्राफ में भी ब्रोकन, लिमिट यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इस केस में भी एग्जिस्ट कर रही है। ये कॉन्टिन्यूटी का केस है, और ये मान लो वैल्यू यहां है, मान लो वैल्यू ये पॉइंट पर है, या वैल्यू ऊपर कहीं है, या वैल्यू नहीं डिफाइंड है, तो क्या बोल जाएंगे? LHL is equal to RHL, but may or may not be equal to value. तो इसको बोलते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू a। समझ आ गई? और अगर LHL और RHL अलग अलग नंबर आ जाए, मान लो LHL L1 है और RHL L2 है, मतलब है कि A पॉइंट पर L1 एक A, L1 डॉट मार्क करो, A, L2 डॉट नहीं, सर्कल मार्क करो ऐसे। और फिर ग्राफ कुछ ऐसा है कि लेफ्ट में ग्राफ ऐसा कुछ है और राइट में ग्राफ कुछ ऐसा है मान लो। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? हाँ, L1 is not equal to L2 and therefore limit does not exist, or therefore there is a jump. And तो limit does not exist का मतलब क्या हुआ? Jump in the value of function across A. तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब क्लियर हो गया? ये जंप हो गया। अब हो सकता है कि वैल्यू ना तो RHL के इक्वल हो, ना LHL के, वैल्यू कुछ और हो सकता है कि वैल्यू RHL के इक्वल हो, LHL डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू का कोई, जंप कैलकुलेट करते समय वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ओनली RHL और LHL का डिफरेंस को जंप बोलते हैं, दैट्स इट। हाँ जी बोलिए। ना इक्विडिस्टेंट नहीं, कंटिन्यू डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं। इफ टू पॉइंट आर नेबरिंग पॉइंट देन देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन देम, दे आर जस्ट कनेक्टेड। ठीक है, तो उसके उधर वाला पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं हम। जब राइट मोस्ट बोल रहे हैं तो राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट बोल रहे हैं लेफ्ट मोस्ट, उसके बगल वाला पॉइंट अलग पॉइंट है। नोट करना था, ये लो नोट कर लो, वही सारी बातें हैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए नोट कर, ये नोट करो ना, पहले लास्ट वाला नोट करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए fx does not exist means LHL is L2, RHL is L1, या उल्टा, L1 not equal to L2, jump in the value of function across x equal to a and jump is calculated as LHL minus RHL। पहले इसको नोट कर लो, फिर पीछे आपको जो स्पेशल कुछ देखना है तो देख लो, फिर क्वेश्चंस भी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट करेगी, समझ में आ गया ना? तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बाकी लोग, जो लोग नोट कर चुके हैं उनके लिए, क्या आप बताएंगे कि लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से सुनो, x अप्रोचेस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होगी? लिमिट होगी क्या और एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? लिमिट नहीं आएगी। LHL क्या आएगी? इंफिनिटी में प्लस या माइनस? तो LHL के लिए आपने लिखा होगा 1 अपॉन, गप्पे नहीं लगाओ बेटा, बच्चा ऐसा नहीं करते, 1 माइनस h माइनस 1। अब 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन माइनस h का मॉड h ही हो जाएगा।
माइनस ऑफ माइनस एच करके एच हो जाएगा। अब न्यूमरेटर तो 1 है, नॉन जीरो। न्यूमरेटर अप्रोच नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट 1 है, और डिनोमिनेटर इज गोइंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये नंबर की लिमिट होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? बट अब आरएचएल कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा लिमिट एच गोइंग टू 0 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा 1 by h ही आएगा। mod h is h when h is positive, and therefore ये भी आएगा प्लस इंफिनिटी। कैन आई से LHL इक्वल टू RHL? ये दोनों लिमिट सेम आएंगी, तो डू वी से लिमिट एग्जिस्ट और विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? हाँ, तो इसमें लिमिट की डेफिनेशन में है कि लिमिट इज अ नंबर which is real and finite towards which the value of function approaches, either you approach from left or right towards the number 1। तो लिमिट हम बोलेंगे इस केस में हम दो चीजें बोलते हैं। देखो कहीं कहीं पर वैसे तो सही तरीका है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये बोले आप। अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ ना, तो डेफिनेटली आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। ओके, बट समटाइम्स ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा रहेगा, तो आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, तो इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि देखो लिमिट जो है ना वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू एक रियल नंबर होगी हमेशा। वैल्यू अगर रियल नहीं आ रही है, फाइनाइट नहीं आ रही, तो उसको वैल्यू नहीं बोल सकते। बट लिमिट सिंस इट इज नॉट अ वैल्यू, रादर इट इज टेंडेंसी ऑफ वैल्यू, तो कोई चीज इन्फिनिटी वैल्यू अटेन नहीं कर सकती, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है। तो लिमिट इस वजह से कुछ एक सेट ऑफ मैथमेटिशियंस है, उनका कहना है कि लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, बट लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है। तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि फंक्शन हैज अ टेंडेंसी, फंक्शन हैज टेंडेंसी टू एज्यूम या टू assume infinitely large value। और ऐसे एक सिचुएशन में ग्राफ पर आप जब दिखाओगे ना इसको, तो एक एसिम्प्टोटिक कंडीशन से इसको शो किया जाएगा। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस एग्जाम्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, और मैं बोलूंगा कि ये हमारा जो फंक्शन का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ कैसे, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ तो आप जानते ही हो, x इक्वल टू 1 पर मॉड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ये मॉड x का ग्राफ है जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ तो मैंने आपको बताया हुआ थोड़ा आइडिया कि जैसे जैसे x 0 को जाएगा पॉजिटिव साइड से तो प्लस इंफिनिटी, तो ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा, और इधर भी बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां खत्म थोड़ी हो रहा है। जितना आप a1 के क्लोज जाओगे फंक्शन की वैल्यू उतना इस वर्टिकल लाइन के क्लोज होती जाएगी, x इक्वल टू 1 लाइन के क्लोज होती जाएगी, लेकिन x इक्वल टू 1 लाइन को कभी टच नहीं करेगी। ये ऐसे ऐसे क्लोज होते होते होते, होते कहां टच करेगी? इंफिनिटी पे जाके टच करेगी, कयामत तक चलते जाएंगे, आप दोनों मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे तो आप कयामत पे पहुंच जाएंगे, है ना? तो मतलब है कि अगर आप लेफ्ट ब्रांच से राइट ब्रांच पे जाना हो, इस ग्राफ पे लेफ्ट ब्रांच से राइट ब्रांच पे जाना हो, तो बिना पेन को उठाए हुए आप नहीं जा सकते हैं, या एक ही केस में बिना पेन को उठाए हुए जा सकते हैं जब आप इन्फिनिटी जाके और वापस यात्रा करो। तो जर्नी टू इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई you cannot move to right branch from the left branch without raising the tip of a pen। इसको discontinuity बोलते हैं, इसको infinite type discontinuity बोलते हैं, क्योंकि although लिमिट दोनों सेम आ रही है, कंटिन्यूटी में क्या चाहिए कि दोनों लिमिट सेम आ जाए और लिमिट वैल्यू के साथ मैच कर जाए। यहां पर क्या है, यहां पर लिमिट तो सेम आ रही है दोनों, लेकिन वो वैल्यू के साथ मैच नहीं कर सकती क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी हो नहीं सकती, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो जी, मतलब है लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का एक केस ये भी होता है कि जब LHL RHL इक्वल और दोनों इनफिनाइट हो जाए या दोनों माइनस इनफिनाइट हो जाए, तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अभी क्लियर है? अभी पीछे की स्लाइड में कुछ देखना है तुमको?
चलो अच्छी बात है, थैंक यू, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब है एक्स टेक्स वैल्यू क्लोजर एंड क्लोजर टू ए विदाउट बीइंग इक्वल टू ए। इतनी बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत सारी गलतियां कराने वाला हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन एफ एक्स शैल बी वेल डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए नॉट नेसेसरली एट ए। अगर मुझे ए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन, जैसे एक सिचुएशन देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 रूट ऑफ एक्स माइनस 1, बताओ क्या होगा। अब क्या करोगे आप बोलोगे भाई ऐसा है कि 1 के राइट से तो हम आ सकते हैं, एक्स 1 के लेफ्ट में फंक्शन का डोमेन नहीं है, नो डोमेन टू द लेफ्ट। तो कैन वी टॉक ऑफ लेफ्ट लिमिट? नो, so we will only talk of right limit for such function, and that right limit will be limit h tending to 0 root of x की जगह क्या डालेंगे 1 plus h minus 1, और वो लिमिट क्या आ जाएगी 0, राइट लिमिट 0। LHL के बारे में क्या बोलेंगे? we can't talk of LHL। क्यों? क्योंकि डोमेन नहीं है, उधर से डोमेन ही नहीं है। तो ऐसे केस में लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? Therefore limit of function fx when x approaches to 1 said to exist and it is equal to 0। तो फंक्शन की लिमिट ना एग्जिस्ट करेगी कब? जब राइट में भी डोमेन हो, लेफ्ट में भी डोमेन हो, और दोनों डोमेन की टेंडेंसीज निकालो। दोनों डोमेन में लेफ्ट टेंडेंसी LHL, राइट टेंडेंसी RHL, और दोनों इक्वल हो जाए। बट अगर एक साइड में डोमेन ही नहीं है तो हम उस साइड की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही साइड से लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और वो वन साइडेड लिमिट अगर रियल है और फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और द सेम विल बी द लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें हमेशा LHL RHL दोनों लेना पड़ेगा, हमेशा एंड पॉइंट ऑफ डोमेन में हमेशा एक साइड की लिमिट निकलेगी, लेफ्ट एंड ऑफ डोमेन पर राइट लिमिट निकलेगी और राइट एंड डोमेन पर लेफ्ट लिमिट। अगर उन दोनों वो लिमिट्स जो है रियल आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स इट। तो ये बात भी जाननी बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर इसमें फिर डेफिनेशन नहीं फॉलो हो रही, तो मैं बोलूंगा यस डेफिनेशन फॉलो हो रही है। आप डोमेन लाओ और लिमिट अनइक्वल हो जाए तो मैं मान लूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन को पहले डिफाइन करो, अगर डिफाइन कर दो और उसके बाद लिमिट डिफरेंट आ जाए तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव आर्ग्यूमेंट, कि लेफ्ट लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट में डोमेन नहीं है। मतलब P इंप्लाइज Q बोलो या निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P बोलो, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। P है तो Q होगा, मैंने बोला Q नहीं है इसलिए क्योंकि P नहीं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। तीसरा, A may or may not be in the domain of function because we have to examine the behavior of tendency of the function in the neighborhood। तो वही वजह है कि A पॉइंट डोमेन में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें A पॉइंट पर तो जाना ही नहीं है, हमें तो A के नेबरहुड में रहना है। तो A के लेफ्ट में या राइट में फंक्शन अगर डिफाइंड है, अच्छा अगर दोनों साइड में फंक्शन नहीं डिफाइंड है तो तब लिमिट की बात ही नहीं होगी, तब फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं जो आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन होते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ -x²। तो ये 0,0 फंक्शन है, बस एक पॉइंट है, इट्स आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन। कैन वी टॉक ऑफ लिमिट हियर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो हो गया इन टोटलिटी लिमिट का कॉन्सेप्ट और लिमिट को कैसे टेस्ट करते हैं।
अब आप कोई भी क्वेश्चन की लिमिट टेस्ट कर सकते हो। इसको हटा दूं मैं? ग्रेट। पहले छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो। बोल रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिमिट x अप्रोचेस टू एनी इंटीजर, मान लो इंटीजर k है, ऑफ जिंट x, k इज एन इंटीजर, तो नंबर लाइन पर k एक इंटीजर है, k+1 भी एक इंटीजर होगा, k-1 भी एक इंटीजर होगा। x k को अप्रोच कर रहा है या तो लेफ्ट से या तो राइट से, तो आप क्या बोलोगे? LHL क्या होगा, RHL क्या होगा बताओ? LHL निकालोगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 जिंट ऑफ, क्या लिखेंगे x की जगह पर? k-h लिखेंगे। अब आप बताओ कि ये लिमिट क्या आएगी? बोलना नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करके रखना, बताना नहीं, कोई बोलेगा नहीं। RHL इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ k+h। और ये दोनों लिमिट के बारे में आपका ओपिनियन मैं जानना चाह रहा हूँ, ये लिमिट क्या आएगी और ये लिमिट क्या आएगी? LHL किसका इसका निकल गया? k एक इंटीजर है, k एक इंटीजर है, k-h पर इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या होगी? assuming that h is very 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 small, ये नहीं कि k-h को k-1 मान लो, h जो है बहुत छोटी नंबर है, 0.0000 समथिंग। k-h k से छोटा होगा या बड़ा? k-h नंबर कहाँ लाई करेगी? इस इंटरवल में ही लाई करेगी। इस इंटरवल की जो नंबर है उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? k-1। अब देखो गलती क्या होगी, अगर आपने h को 0 पुट कर दिया, h इक्वल टू 0 डाल दिया, तो ये जिंट ऑफ k हो जाएगा, और k इंटीजर है तो उसका जिंट k ही होगा, तो आंसर गलत आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा बोलो बेटा? k+h है, k से जस्ट बड़ा है, मतलब वो नंबर यहां कहीं है, इधर इस इंटरवल में है, तो लिमिट आ जाएगी k। अरे k से k+1 के बीच में लाई करेगा ना भाई, k+h लाइज बिटवीन, इट इज लेस देन k+1 एंड ग्रेटर देन k, तो ऑब्वियसली ऐसे नंबर का जिंट क्या आएगा? k आएगा। जिंट होता क्या है? नियरेस्ट, लेफ्ट वाला नियरेस्ट इंटीजर जिंट होता है ना। अब आपने क्या देखा भाई? कैन दीज टू नंबर्स बी इक्वल? k-1 इज नेवर इक्वल टू k, एंड देयरफॉर क्या कंक्लूजन आया? जिंट x हैज नो लिमिट at any इंटीजर। वेरी गुड, जिंट x की लिमिट किसी भी इंटीजर पर नहीं एग्जिस्ट करती है। हर इंटीजर पर उसमें जंप है, एंड देयरफॉर हैज जंप, कितना जंप है? 1 यूनिट। तो आप जिंट के ग्राफ पे देखते हो ना, हर एक इंटीजर पर 1 यूनिट जंप है, फिर ऐसे, फिर 1 यूनिट जंप, फिर ऐसे, फिर 1 यूनिट जंप, ऐसा जिंट x हो गया। एंड सो फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x की लिमिट निकालो लेफ्ट वाली, LHL लिमिट x टेंडिंग टू k नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या आएगा? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट x का मतलब क्या है? x माइनस जिंट h, x माइनस जिंट x तो मतलब हो गया k-h माइनस जिंट ऑफ k-h। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिंट k-h की वैल्यू निकाली आपने, हाँ बोलो क्या आया? k-1, तो आया k-h माइनस k-1, k और माइनस के कैंसिल हो जाएगा,
ये आ गया 1 माइनस एच, आया कि नहीं आया? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच आ गया। अब इसकी लिमिट क्या आएगी? 1 आ जाएगी। जैसे मान समझ लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट का तो भी ग्राफ जानते हो आप, अच्छी तरह से जानते हो। कैसा है फंक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ? जैसे मान लो यही नंबर के है, ये के नंबर है और ये के माइनस 1 नंबर है और ये के प्लस 1 नंबर है, तो ऐसा होता है ना, ऐसा। याद है कि नहीं? हर इंटीजर पे वैल्यू क्या होती है? 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है और इंटीजर के आगे चलेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है और अगले इंटीजर तक जाकर के फिर से 0 हो जाती है जंप करके। जैसे कि अगर k की वैल्यू 1 ले लें फॉर इंस्टेंस, अगर k इक्वल टू 1 है तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0। तो देखो 0 पर जिंट फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, लेकिन 0.1 0.2 0.3 0.4 0.99999999999 फिर कौन से पॉइंट की तरफ जा रहा है? 0.1 0,1 की तरफ। फिर जैसे 1 आ गया तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ना शुरू करेगा 1.1 1.2 1.3, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ऐसे कहां तक जाएगा? 0.99999 1 कभी नहीं होगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा ऐसा। तो देयर इज अ ड्रॉप एवरीवेयर, और यही क्या है? यही जंप है। फिर से यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसमें भी LHL आ गया 1, RHL क्या आ जाएगा? RHL 0 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर है, ये तो आप समझ ही रहे हो, इसका तो वर्बल आंसर है मॉड x बाई एक्स। अगर x पॉजिटिव है तो 1, अगर x नेगेटिव है तो -1, तो 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियस दिस हैज नो लिमिट। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका सी वाले पार्ट का बता दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x 1 by x। तो tan इनवर्स x को आप मान लो थीटा, क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज्यादा आपने पढ़ा नहीं। tan इनवर्स 1 by x को क्या मान लो? थीटा। तो 1 by x क्या हो गया? tan थीटा। और x क्या हो गया? cot थीटा। और x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हो गया? cot थीटा टेंडिंग टू 0, मतलब थीटा टेंडिंग टू π/2। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं? लिमिट, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ तो इसको थीटा ही लिखा ना, लिमिट थीटा हो जाएगा वेर थीटा अप्रोचेस टू π/2, तो आ जाएगा ये π/2। कब? जब x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होगा तब ये -∞ होगा ना, तो π/2 पर तो tan की वैल्यू +∞ होती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये -π/2 हो जाएगा। तो चलो अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसे आएगा, ध्यान से समझो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो आएगा tan इनवर्स ऑफ, बोलो, 1/0 + h, यही आएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/h। अब इन्फिनिटी tan का ग्राफ देखो, tan का ग्राफ ऐसा होता है ना,
और इधर में ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब tan की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है तो इनपुट कहां जाएगा? तो बिकॉज tan ऑफ π/2 नेगेटिव अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी विल बी π/2। एग्रीड? तो ये वाला तो बेटा हो जाएगा π/2। लेकिन जरा इधर देखो, -π/2 से जस्ट राइट साइड में अगर एंगल है तो tan की वैल्यू क्या हो रही है? तो tan इनवर्स नेगेटिव π/2 प्लस h, -π/2 से थोड़ा बड़ा की वैल्यू क्या होती है? -∞। तो होगा, जब ये तो आपने RHL कैलकुलेट किया था ना, जब आप LHL कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलो, tan इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस h करोगे तो ये बेसिकली लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स को क्या इनपुट दे रहे हो आप? -∞, -1/h मतलब -∞ दे रहे हो। तो -∞ tan इनवर्स -π/2, सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स नहीं, tan ऑफ -π/2 इज -∞। तो tan इनवर्स -∞ क्या दिख रहा है आपको? -π/2। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या tan ऑड फंक्शन होता है, tan इनवर्स भी ऑड फंक्शन होता है, बाहर निकाल लो। तो यही इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/h। तो ये तो प्लस इंफिनिटी ही हो गया, तो π/2, तो माइनस ऑफ π/2। तो आपने देखा कि लेफ्ट लिमिट क्या आएगी? -π/2, और राइट लिमिट क्या आएगी? π/2। तो यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू में क्या है? जंप है। और कितना जंप है? व्हाट इज जंप? तो जंप इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2 का मॉड, सो इट इज पाई। और अभी नहीं, आप जब फंक्शन ITF कर लेंगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा इसका ग्राफ कैसा होता है। किसका ग्राफ बनाना है आपको? मान लो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। इसका मतलब x इक्वल टू tan y, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर y tan इनवर्स x है तो x क्या है? tan ऑफ y है। तो tan y का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ इनपुट y है और आउटपुट x है, तो आप y एक्सिस पर जैसे tan बनाते हैं x एक्सिस पर ना, वैसे y पर tan बना दो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा tan का ही ग्राफ है ये -π/2 है, और ये क्या है? π/2, और ये क्या है? 0। तो सिर्फ -π/2 से π/2 में tan का ग्राफ बना दो, x इक्वल टू tan y एक्सिस को इनपुट एक्सिस और x को आउटपुट एक्सिस मान करके। तो ये जो ग्राफ बनता है इसी ग्राफ को बोलते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और इस ग्राफ पे देखो तो ये जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y किधर जा रहा है? +π/2 को जा रहा है। और जब x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो y किधर जा रहा है? -π/2 को जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि लेफ्ट लिमिट क्या आई? -π/2, और राइट लिमिट क्या आई? +π/2। मतलब ऐसे 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 ट्रेवल करते हुए जाएंगे तो अल्टीमेटली एंड पे आप कहां पहुंचेंगे? +π/2 को। वेरएज जब इधर की तरफ -∞ की तरफ x कोऑर्डिनेट को ले जाएंगे तो y क्या होगा? -π/2। तो लेफ्ट लिमिट इज -π/2 एंड राइट लिमिट इज +π/2। एंड द ग्राफ आई हैव शोन, ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x का, या x इक्वल टू tan y का ग्राफ है, ऐसा। तो इनवर्स फंक्शन भी बहुत आसान है, अगर आप करेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर दें। अभी आपको एक गेम में शेयर करूंगा, ठीक है, लिमिट की, और उसको करेंगे। और आपका जो एक ही गेम शेयर करूंगा अभी, और उसके साथ में NCERT। अभी आप गेम भी मत करो, सबसे पहला काम क्या करो? NCERT उठाओ और NCERT से लिमिट की पहली एक्सरसाइज करो, जिसमें सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ, उसके सारे एग्जाम्पल करो, सारे सॉल्व एग्जाम्पल करो, और उसके अंदर में जो जो पहली एक्सरसाइज में एग्जिस्ट करने के लिए LHL क्या है, RHL क्या है, ऐसे LHL RHL निकालने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। तो कल इस पे मैं और आगे स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह कराऊंगा।